हेलो दोस्तों, क्या हाल है सबके। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी का डेफ है वो स्टार्ट हो चुका है ईएसआईसी के लिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन्होंने उनकी गाइडलाइंस दे दी हैं, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, कितने डेट से पहले क्या होना चाहिए, क्या कुछ है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने क्या क्या दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करेंगे वो आपके 200 DPI के अंदर होने चाहिए और उनको फिर आपको एक सिंगल पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना है और जो कि आपकी 1 MB के अंदर होनी चाहिए और फिर आपको वो अपलोड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट मांगा है तो वो एक ही होगा वहाँ पे, अगर 4 मांगे हैं तो वो 4 होंगे वहाँ पे। तो जितने भी मांगे हैं अलग अलग मांगे हैं तो अलग अलग। एजुकेशनल वाले डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट और डिग्री आपको एक साथ करके आपको अपलोड करनी है तो वो 4 या 5 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, या फिर अगर जीएनएम और पोस्ट पीसी की है तो हो सकता है 6 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। और डिग्री नहीं है जिनके पास, उनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो छहने वाले हैं। तो आपकी 10वीं की मार्कशीट, उसके अलावा जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया, मार्कशीट और डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, अभी तक नहीं आया है, देन आपके पास जो 4th ईयर की मार्कशीट आई है वो चल जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी वाले हो या फिर नॉर्मल ओबीसी SC ST कैटेगरी हो, उसके लिए आपको आपका सर्टिफिकेट लगेगा। ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं जो ओबीसी का क्लेम लेना चाहते हैं, वहाँ पे एक अंडरटेकिंग वाला फॉर्म दिया हुआ है इसी इंस्ट्रक्शंस के अंदर आगे। वो आपको खुद से उसको क्या करना है, प्रिंट निकलवाना है, उस पर साइन और डेट लिखना है, साइन करना है, अपना डेट लगानी है और उसके बाद में उसको वापस है वो अपलोड करना है। कुछ मैंने देखा था कि कहीं कहीं आ रहा है कि नोटरी से साइन कराना पड़ेगा, नहीं, नोटरी से साइन नहीं करवाना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि खुद से साइन करना है, ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, खुद से साइन करना है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए भी आपको वही ओबीसी का सर्टिफिकेट ही आपको लगाना है, ये नहीं लगाना है खुद से साइन किया हुआ। जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सेम अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो वहाँ पे आपको अपलोड करना है। अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे टेम्परेरी बेसिस पर कर रहे हैं या फिर परमानेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उस कंडीशन में आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म है वो साइन करना पड़ेगा, जो कि आपको खुद से ही साइन करना है और उसके ऊपर डेट मेंशन करके आपको वापस क्या कर देना है, री अपलोड है वो कर देना है। ऐसे ही सेम EWS का जो भी परफॉर्मा दिया है वो आपको खुद से फिल करना है, उसके बाद में उसको साइन करके आपको अपलोड करना है, जैसे ओबीसी में खुद से साइन करके आपको अपलोड करना है। जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो जो एडवर्टाइजमेंट है, आप एक बार एडवर्टाइजमेंट को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी हुई हैं। इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस बचते हैं देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट द एडवर्टाइजमेंट, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कोई भी जो चेंजेस हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में चेंज किए हैं या फिर जो डेफ में अगर आप कुछ लगा रहे हैं और उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं हमें कुछ चेंज कराना है, तो डेफ के क्लोजिंग डेट के बाद में आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो डेफ जब आप फिल कर रहे हैं तो आपको बहुत ही स्पेसिफिकली ध्यान से फिल करना है। ई मित्र से आप करवा रहे हैं तो आपका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, अच्छे से आपको फॉर्म भरना है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो सारी की सारी क्रॉस चेक होने वाली हैं। नेक्स्ट पेज पर इन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट की जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो सारी इन्होंने दी हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि SC ST कैंडिडेट्स जितने भी हैं या फिर जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है वो 27 तारीख से पहले का होना चाहिए। EWS कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट के बीच का होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी का भी आपका क्या होना चाहिए, 27 तारीख से पहले का होना चाहिए। एक चीज़ आपको नोट करनी है कि आपका जो कास्ट का नेम है वो जो सेंट्रल लिस्ट में जो आपका कास्ट का नेम है वहाँ पे आपकी जो स्पेलिंग है दोनों में आपको चेक कर लेनी है सही है। अगर सही नहीं है तो उस कंडीशन में आपको जनरल के अंदर है वो डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि कोई भी आपकी जो आपने जो भी कम्युनिटी चूज़ की है, कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपने अपलोड किया है तो उस कंडीशन में आपकी जो कैटेगरी है वो चेंज नहीं होगी। आप कैटेगरी से जनरल की तरफ जा सकते हैं, जनरल से कैटेगरी या फिर कैटेगरीज़ के अंदर इंटरचेंज है वो आप नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो एक छोटी सी गलती आपकी जॉब के लिए भारी पड़ सकती है आपको। जितनी भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ आपको मैं, तो वो तो मैं दोबारा क्या ही बताऊँ। उस हिसाब से आपकी जितनी भी हैं वो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से आपको अपलोड करनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अ स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ एज। तो यहाँ पे आपकी 10वीं की मार्कशीट के अंदर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए, उस कंडीशन में चल जाएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है उस कंडीशन में सेम लेवल पे अगर
कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो चल सकता है, लेकिन नीचे यहाँ पे दिया है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं ये एज के लिए मान्य नहीं होंगे। एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पे जो एफिडेविट लिखा हुआ है वो सिर्फ एज के लिए लिखा हुआ है, अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए इन्होंने नहीं लिखा है कि एफिडेविट मान्य नहीं होगा। ध्यान रखना है कि अगर आप एज के लिए 10th की मार्कशीट अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी मेंशन होनी चाहिए। सेकंड कि अगर आप 10th के अलावा या फिर 10th की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वही मान्य होगा, उसके अंदर बाद में कोई भी चेंज है वो नहीं किया जा सकेगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हैं तो उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग है वो अपलोड करना रहेगा, चाहे आप टेम्परेरी ज्वाइन कर रखा है कहीं पे या फिर परमानेंट ज्वाइन कर रखा है। आइदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर अगर हैं तो आपको अंडरटेकिंग अपलोड करना रहेगा, जिसके अंदर लिखा रहेगा कि आपने राइटिंग के अंदर अपने हेड ऑफ ऑफिस को या फिर डिपार्टमेंट को है वो नोटिफाई कर दिया गया है इस एग्ज़ाम का। और उसके अंदर अगर आप ये अपलोड नहीं करते हैं तो आपका जो है कैंडिडेचर है वो ये रिजेक्ट या कैंसिल कर देंगे। और अंडरटेकिंग की अगर मैं बात करूं तो अंडरटेकिंग में आप देख सकते हैं ये परफॉर्मा रहने वाला है जो इन्होंने साथ में दिया है। यहाँ पे आपको नेम, रोल नंबर और सिग्नेचर डालने हैं और उसके साथ में आपको अपलोड है वो कर देना है। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे खुद से क्या करना है, सिग्नेचर करना है, अपना नाम लिखना है और रोल नंबर लिखने हैं, और ये आपको क्या करना है पूरा है जो आपको क्या करना है फिल है वो करना है। और उसके बाद में क्या करना है, स्कैन करके अपलोड है वो कर देना है। इसके बाद में अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग दिया गया है तो आप अपने हिसाब से है वो देख लीजिएगा। जितने भी अंडरटेकिंग्स हैं वो आपको खुद से करने हैं। उसके अलावा कोई अलग है जैसे एक्स सर्विसमैन में है वो आपको क्या करना है, साइन करवाना पड़ेगा, तो वो आप देख लीजिएगा। अलग अलग हैं कुछ एक। जैसे ही आप यूपीएससी की साइट पे लॉगिन करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलने वाला है जहाँ पे कुछ एक डिटेल्स हैं वो प्री फिल होंगी और जो कि आपको क्या होंगी, ग्रे कलर में शो होंगी। बाकी जो भी कॉलम्स हैं वो आपको क्या होंगे, वाइट कलर में शो होंगे, जो आपको क्या होंगे फिल करने होंगे। स्टार मार्क वाले क्या होंगे, कंपलसरी होंगे। अदरवाइज़ भी आपको कोई भी कॉलम है वो खाली है वो नहीं छोड़ना है। जो भरा जा सकता है वो आपको भरना है। आपके कोई काम का ही नहीं है कोई कॉलम वो आप खाली छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ जितने भी कॉलम्स हैं वो आपको फिल करने हैं। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नॉर्मल सी बातें हैं सारी। ओबीसी सर्टिफिकेट आपने पहले अपलोड किया था उसका नंबर यहाँ पे लिखे हुए आने वाला है और ये नंबर आप है वो चेंज नहीं कर सकते, तो आपको वही सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जो आपने पहले अपलोड किया था। अगर आपने स्टेट का पहले अपलोड किया था तो आई थिंक आपको अभी भी स्टेट का ही अपलोड करना पड़ेगा, और उस कंडीशन में आप हैं वो क्या चले जाएंगे, यूआर की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ये आप एक बार ओबीसी के सर्टिफिकेट का थोड़ा सा आप कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर आपने पहले स्टेट का कर दिया है तो अब क्या करना है, क्योंकि मैं ये कंफर्म है वो नहीं कर पाया। इसके बाद में जो भी एड्रेस है इशूइंग अथॉरिटी का, जैसे सब डिविजनल जो बैठते हैं वो आपको वहाँ पे क्या करना है, अथॉरिटी वो कहाँ बैठती है उसका एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डालना है, पूरा फिल करना है। आपकी कास्ट का नाम क्या है वो यहाँ पे आपको डालना है। सेंट्रल लिस्ट में जो आपके कास्ट का नंबर है वो सीरियल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। मैरिटल स्टेटस वगैरह यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें हैं वो उसके बाद में आपको फिल करनी है। नेक्स्ट नॉर्मल चीज़ें हैं सारी की सारी, ये आपको फिल करने के बाद जब आप नेक्स्ट चाहते हैं तो नेक्स्ट आपके पास में एजुकेशन का कॉलम है वो आपको खुलने वाला है। और एजुकेशन कॉलम में आपको नॉर्मल सी बात है 10वीं 12वीं बीएससी या फिर जीएनएम या फिर पोस्ट बीएससी जो आपने यहाँ पे किया है वो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे आपको नीचे एक कॉलम दिख रहा होगा जिसमें शायद सबको कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो यहाँ पर अगर आपने हिंदी इंग्लिश तो शायद सभी ने की ही होगी, उसके अलावा अगर कोई टेस्ट अगर आपने दिया है, मान लीजिए किसी ने पंजाबी में सॉरी 10वीं में किसी के पास अगर 10th में जैसे पंजाबी थी तो वो यहाँ पे जैसे हिंदी की जगह अगर पंजाबी थी तो वो पंजाबी और इंग्लिश लिख सकता है क्योंकि उसके 10th में थी। अगर आपने पंजाबी आपको आती है लिखनी पढ़नी, लेकिन अगर उसके लिए आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे लिखें। हिंदी इंग्लिश है वो बेटर ऑप्शन है, तो जो भी आपने लैंग्वेज है और उसके लिए टेस्ट दिया है तो वो लैंग्वेज यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश लिख देता हूँ और सेम कि हिंदी इंग्लिश मैं बोल सकता हूँ, दोनों लिख सकता हूँ सेम सारों में। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश पे आप क्या कर सकते हैं, ये कॉलम है वो फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि जितने भी आप कॉलम फिल कर रहे हैं उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट है वो हर बार क्लिक करना है। और एजुकेशन कॉलम में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है इन्फॉर्मेशन सेव करने में, क्योंकि बार बार आपको सेव पे क्लिक करना पड़ेगा और एडिट अगर आप करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालें एकदम करेक्ट होनी चाहिए। इस वाले पेज के अंदर ही सबसे ज़्यादा इशू आने वाला है आपको। नेक्स्ट है कि पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, और पेरेंटल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको आपके जितने भी मतलब जो भी डिटेल्स है माता पिता की, अगर आपके पिता सर्विस में हैं तो उसके लिए भी अलग से यहाँ पे दी गई है पूरी डिटेल, और नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपली नो करना है और आपको क्या करना है, जो भी डिटेल्स आपको भरनी है वो आप भरते हैं और आगे हैं वो आप चले जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट करके।
और नेक्स्ट आपके पास ये कॉलम खुलने वाला है जो कि है डॉक्यूमेंट्स का। और डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, जो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो 10th की मार्कशीट आपकी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आता है कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पे आपको ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। नेक्स्ट आता है अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी या फिर कोई भी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो वो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपलोड करना है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आते हैं तो आपको वहाँ पे वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो 6 नंबर कॉलम है वहाँ पे आपको क्या करना है, ओबीसी का जो अंडरटेकिंग वाला फॉर्म था जो आपको क्या करना है खुद से साइन करके और उस पर डेट मेंशन करके आपको क्या करना है वो अपलोड करना है यहाँ पे। नेक्स्ट कॉलम है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसका आपका जो है वो डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपने कोई नेम चेंज कराया है तो वो यहाँ पे आपको डालना है। कोई भी अगर आपने नेम चेंज कराया है तो उसके लिए जो भी है वो यहाँ पे आपको डालना है प्रूफ। नेक्स्ट है कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और जो 5 नंबर कॉलम है वहाँ पे आपको क्या डालना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डालना है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको जैसे बीएससी की 4 मार्कशीट हो गई, उसके अलावा एक डिग्री का हो गया, तो पाँचों आपको क्या करना है ऐड करके आपको यहाँ पे डालना है। आपके पास सिर्फ प्रोविजनल डिग्री है तो आप डिग्री की जगह प्रोविजनल डिग्री है वो डाल सकते हैं। और आपको क्या करना है, कंबाइंड पीडीएफ बनाना है, 1 MB से कम का पीडीएफ होना चाहिए और जो आप सभी को पता होगा वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो ये थी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी पीडीएफ हो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं हो। जो भी आप पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं गलती से ऐसी पीडीएफ अपलोड मत कीजिएगा, उससे हो सकता है आपका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या कर दी जाए, कैंसिल कर दी जाए। और आपकी जो पीडीएफ आप अपलोड कर रहे हैं वो रीडेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आप पीडीएफ अपने 6 मार्कशीट मान लें आपने अपलोड किए हैं या फिर किसी किसी की 7-8 मार्कशीट हो जाती हैं, जैसे जीएनएम पोस्ट बीएससी और उसके बाद में डिग्री हो गया, डिप्लोमा हो गया, तो वो सारी चीज़ अपलोड करते हैं तो 7-8 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में अगर एक पीडीएफ अगर हम अपलोड करते हैं तो कई बार क्वालिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप अगर खुद से फॉर्म भरें तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये जो डॉक्यूमेंट्स है 7-8 डॉक्यूमेंट्स स्कैन करा के एक पीडीएफ है वो कंप्यूटर वाले से किसी से बनवा लीजिएगा कि कोई इश्यू नहीं आए। और जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, बाकी इन्फॉर्मेशन भले ही आप खुद भर लें, डॉक्यूमेंट्स आप, मेरा मानना है कि आप कंप्यूटर से ही अपलोड कीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत है वो नहीं आए। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रह जाता है तो आप बता दीजिएगा। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।